राधे राधे आप सभी को गुड इवनिंग। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। नीलम जी, कुमुद जी, वंदना जी, काजल जी, सुषमा जी, रिजवाना जी, अंशु जी, पूनम जी, राकेश जी, कुमुद जी, ऋषा जी, प्रमोद जी, सुषमा जी, अंजलि जी, काजल जी, स्नेहा जी, भानु जी, अवनी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुशील जी राधे राधे, कंचन जी, आर के जी। तो कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, परसों हुआ था, बस कल ही बंद था। तो आज हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप बताएंगे कि आवाज़ और वीडियो क्लियर है? हाँ, नमस्ते विजय जी, पार्वती जी, स्वागत है। क्लास आप एक बार सभी के यहाँ शेयर कर दें। क्लास आप शेयर कर दें सभी के यहाँ, ताकि हम लोग क्लास अपनी शुरू करें। नहीं रिजवाना जी, कल पढ़ाएंगे, कल दोपहर 12 बजे। आज पढ़ाने वाले थे बट आज हो नहीं पाया। आवाज़ कम आ रही है, 1 मिनट रुकेंगे। कम तो नहीं आनी चाहिए। अब बताइए। आवाज़ सही है, सही है आवाज़। कम तो नहीं जानी चाहिए। ठीक ठीक, सही है। चलिए चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। विमल जी स्वागत है, जय भीम, नमस्ते रिमिक्स जी। कल हम लोग देखेंगे, ठीक। कल हम लोग देखेंगे आपका बंटी। आपका बंटी दोपहर 12 बजे देखेंगे। आज आप लोगों को मैंने 4-5 वीडियो दिया था, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अब मुझे पता है कि जो लोग डेली जुड़ते हैं वो सारी वीडियो हमारी देखते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा। महिला उपन्यासकारों की विषय वस्तु देखे थे, रिजवाना जी देख लीजिएगा। आप नहीं देखिए, बाकी तो सब देख लिए हैं। हाँ, वन लाइनर भी हमने देखा था। तो वीडियोस आज आपको सब मिली थी मेरी, बस आपको क्लास दोपहर वाली नहीं मिली थी। 100 तक हम लोग देख लिए थे। हाँ, 100 तक देख लिए थे बिल्कुल। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि कौन कौन देखता है। चलिए आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। धन्यवाद राकेश जी। पहला प्रश्न है आपके सामने कि स्वयंभू की जो रचना है पौमचर्यु, इसमें कितने कांड हैं? बिल्कुल, हमें भी इंतजार था बट कुछ समस्या आ गया था जिसकी वजह से नहीं हो पाया क्लास। स्वयंभू के पौमचर्यु में कितने कांड है, जवाब दीजिए। जवाब आया है सी ऑप्शन की 5 कांड थे। और बिल्कुल सही जवाब आया है, स्वयंभू के पौमचर्यु में 5 कांड थे। पौमचर्यु स्वयंभू की जो रचना है वो अपूर्ण है। आप बताएंगे कि इसको किसने पूरा किया था? चलिए जवाब दीजिए। पौमचर्यु को पूरा किसने किया था? हाँ बिल्कुल, 5 कांड हैं, सही जवाब है। अरविंद जी, आविका जी, स्वागत है सभी का। मंजूषा जी, अच्छा देखा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। जवाब आया कि उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, बिल्कुल सही जवाब। पौमचर्यु जो है वो अपूर्ण रचना थी, तो इसको किसने पूरा किया? स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने। आ जाइए दूसरे प्रश्न पे, जो मैं आप लोगों को भाषा विज्ञान में पढ़ाई हूं कि मोगलान के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियां थी? 102 का जवाब दें। मोगलान के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियां थी? देवांश जी, शिल्पा जी, कांता जी, अर्चना जी, नमस्ते। शिल्पा सिंह जी स्वागत है। कल बिल्कुल सूचना तो दिए थे, कम्युनिटी पे भी था, टेलीग्राम पे भी था। क्लास कल 8 बजे वाली बंद थी।
तो मोगलान के अनुसार पाली में 43 ध्वनियां थी, बिल्कुल सही जवाब है। कच्चायन के अनुसार 41 थी। कच्चायन जो है वो 41 ध्वनियां मानते हैं, और मोगलान कितना मानते थे, तो ये 43 मानते थे। बिल्कुल, अमित जी ने बता भी दिया है। तीसरा प्रश्न है आपसे मेरा कि पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रसिद्ध बोली कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रज है, अवधी है या बांगरू है? जवाब दीजिए। हाँ, तीसरे प्रश्न का जवाब दें। यूट्यूब के चक्कर में ना पड़िए कांता जी, वो कुछ भी बोलते हैं। कभी एग्जाम आपके करवा देंगे लोग 10 दिन में, और कभी बोलेंगे टलेगी। ठीक, आप ध्यान न दें, आप तैयारी पे फोकस करें। जवाब आया है कि पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रसिद्ध बोली है ब्रज भाषा। बिल्कुल सही है, जिन्होंने बताया है बी, सबसे प्रसिद्ध है ब्रज भाषा। चौथे प्रश्न पे आइए और बताइए, पीताम्बर वनमाला, पीताम्बर वनमाला में समास कौन सा है? प्रमोद जी नमस्ते। सत्य प्रकाश जी स्वागत है। चलिए चौथे प्रश्न का जवाब दे। चौथे का जवाब आया है सी ऑप्शन, कि बी भी आया है। बी कौन बताया है? बी आप लोग बता रहे हैं। तो पीताम्बर में क्या होगा? पीताम्बर में होता है ना, पीताम्बर में आपका होता है बहुब्रीहि समास, लेकिन पीताम्बर वनमाला में होगा तत्पुरुष। पीताम्बर की वनमाला, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, संबंध तत्पुरुष। यदि आप लोग वन लाइनर मेरी क्लास देखते हैं तो उसमें मैं कराई हूं ये। हाँ, तो पीताम्बर वनमाला में तत्पुरुष समास है, पीताम्बर की वनमाला। पांचवें प्रश्न पे आइए और बताइए, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा है? पांचवें प्रश्न का जवाब दें। चित्रा जी, शविता जी, रीमा नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। छोटेलाल जी, रमेश जी, क्लास आप शेयर कर दे सभी के यहाँ। जवाब आया है कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास जो है बाबू गुलाब राय ने लिखा है। एकदम सही जवाब, बाबू गुलाब राय। छठवां प्रश्न है आपसे, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, चलिए जवाब दीजिए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसने लिखा है? 6 का आप लोगों का जवाब आया है बी। वेरी गुड, किसी ने गलती नहीं किया संदीप कुमार जी को छोड़ के। सही जवाब आया है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो लिखा है वो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। तो जिन्होंने बी बताया बिल्कुल सही बताया। सातवां प्रश्न को आइए। सातवां में आपको बताना है कि शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। ये जो पंक्ति है किस ग्रंथ से ली गई है? बिल्कुल, अब आप लोग समझदार हो गए हैं, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि अब आप लोग आसानी से नहीं फंसते हैं, पहले फंस जाते थे। अच्छा, किसी ने गलती किया? चित्रा जी, कोई बात नहीं। यूथ को कितने दिन में खत्म करें? इस टाइम यूट्यूब पे बहुत क्लासेस चलती हैं अर्चना जी, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस है। यूथ को मेरे हिसाब से कांता जी एक टॉपिक एक दिन में खत्म करना चाहिए। आदि काल 1 दिन, भक्ति काल 2 दिन, क्योंकि ज्यादा बड़ा है, रीति काल 1 दिन, फिर आधुनिक काल के सभी टॉपिक एक एक दिन में। तो शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, ये जो पंक्ति है मधु कलश से है। किससे? मधु कलश, हरिवंश राय बच्चन, एकदम सही जवाब है। पलाशवन किसकी रचना है आप बताएंगे मुझे? पलाशवन, मधुशाला, बाला, कलश, तो ये तीनों बच्चन जी की है। पलाशवन बताएंगे किसका है? अच्छा, बिल्कुल वो भी होगा। जवाब आया है कि पलाशवन। देखिए कुमुद जी ने गलती कर दिया, नरेंद्र शर्मा है ना, कितनी चर्चित रचना है इनकी,
नरेंद्र शर्मा, इन्होंने ही लिखा है पलाश वन। चलिए आ जाइए 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है आपसे कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। 4 विकल्प हैं आप सभी के सामने, आपको जवाब देना है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन गलत है। बॉबी जी नमस्ते, 8वें प्रश्न का जवाब दें। 8वें का जवाब आ रहा है बी तो सही है ना, भाषा प्रतीक व्यवस्था, ये तो सही है। अच्छा कुमुद जी कोई बात नहीं, कोशिश करें रेगुलर होने का, नहीं तो बाद में तो क्लास देखनी ही है। जिन्होंने बताया ए बिल्कुल सही बताया कि भाषा में जो प्रयुक्त शब्द हैं और उनके अर्थ हैं ये प्राकृतिक है। ये क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। बाकी तो आपका सही है, भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा का व्यवहार सामाजिक है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, तो ये आपका सही है, ए वाला गलत है, प्राकृतिक नहीं है। 109 पे आइए और आपको बताना है री ध्वनि क्या है। 109 का जवाब दे। बिल्कुल हम भी आप सभी को याद कर रहे थे 8 बजे, ऐसी बात नहीं है, 10 बजे भी मैंने देखा आप लोग कह रहे थे मैम शादी में चली गई। 9 नंबर का जवाब दीजिए। 9 का प्रश्न है री ध्वनि क्या है, जवाब आया बी बिल्कुल सही। जो री ध्वनि है वो मूर्धन्य है। क्या है, मूर्धन्य है। आप मुझे बताएंगे पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, कौन सा वर्ण पार्श्विक है, जवाब दे। चलिए जवाब दीजिए। जवाब आया है सभी का ल। ला नहीं होगा, ल होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ल क्या है, ये पार्श्विक ध्वनि है, आपका पार्श्विक वर्ण है। चलिए आ जाइए 10वें प्रश्न पे। 110वां प्रश्न है कि आपसे एक कथन है, बहुत बढ़िया कथन है कि नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। तो ये कथन किस विद्वान का है। कोई बात नहीं भानु जी, कर दीजिए आप सभी लोग लाइक हाँ बिल्कुल थे विमल जी। 110 का जवाब दीजिए, ये कथन किसका है, जवाब आया हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वेरी गुड। नहीं पता, कोई बात नहीं, ये प्रश्न आपके परीक्षा में कहीं पूछा जा चुका है। ये कथन कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम। यूथ पढ़ेंगे आप ना, तो यूथ में आपको विविध मिलेगा और विविध में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। हाँ राधे राधे सरिता जी स्वागत है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आ जाइए 11 नंबर। 11 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है। 11 नंबर के प्रश्न का जवाब दें। वर्षा जी नमस्ते। 111 का जवाब आया है कि डी होगा। भाषा विज्ञान की थ्योरी पढ़ना है, भोला शंकर व्यास की किताब आती है भाषा विज्ञान की, ले लीजिए। जवाब आया है डी, बिल्कुल सही जवाब आया है। कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है, तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है। ये लोग खंडन किए हैं, समर्थन नहीं किए हैं। बाकी गुरु की महत्ता है, बाह्याडंबरों का खंडन है, रहस्यवादी भावना है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है। 12वां प्रश्न आपसे है कि प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है, जवाब दें। नेहा जी, ज्योति जी स्वागत है। 112 का आप सभी लोग जवाब दें। अलका गांधार की राजधानी हो गया है, राजकुमारी होना चाहिए था। अलका गांधार की राजकुमारी है। ठीक, तो ये तो सही है आपका।
कल्याणी मगध की पटरानी है, यही गलत लग रहा है, आप लोगों ने बताया भी है, तो बता दीजिए क्या है। बहुत बढ़िया, संदीप जी ने, अमित जी ने बता दिया कि जो कल्याणी है वो मगध की क्या है, राजकुमारी है। एकदम सही जवाब है, पटरानी नहीं है, ये राजकुमारी है। बाकी कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है, सही जवाब है, लेकिन बी वाला हमारा गलत है। आ जाइए 13वें प्रश्न पे। 13वां में पूछा गया है आपसे कि निम्न में से एक कथन सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। मेनका जी नमस्ते, स्वागत है। 113 का जवाब दें आप सभी। 13 का जवाब आया है ए। बी भी आ रहा है प्रमोद जी के यहां से। तो देखिए अब स्वर में आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं, और बिल्कुल सही आया है। जिन्होंने बताया है कि सभी स्वर सघोष हैं, उन्हें घोष भी कहते हैं, सघोष भी कहते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, तो ए एकदम करेक्ट आंसर है। आपको बताना है कि सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। स्वर तो हो गया यहां पे, आप बताइए सघोष वर्ण और कौन कौन से होते हैं। स्वर अल्प प्राण है, बिल्कुल सभी स्वर सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। स्वरों के अलावा और कौन कौन से व्यंजन सघोष होते हैं। अघोष सघोष से एक प्रश्न आपका बनता है, कंफर्म बनता है। सुषमा जी नमस्ते। जवाब आया है वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। नहीं, कुमुद जी देखिए कंफ्यूज है, इन्होंने बताया कि पहला दूसरा। पहला दूसरा तो अघोष होता है ना। हाँ, सभी स्वर सघोष होते हैं, और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, और ह और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये आपके सघोष वर्ण हैं इतने। इसके बाद जो बचे सब अघोष हो जाएंगे, तो यहाँ पे किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है सघोष अघोष में, क्योंकि यहाँ से कंफर्म आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर उठा के देख ले, टीजीटी पीजीटी का हर साल एक प्रश्न यहाँ से बनाया है। चलिए 14 पे आइए। 14 में आपको बताना है कि मुक्तिबोध की कविता चांद का मुंह टेढ़ा है, इसकी भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखा। 14 का जवाब दें। बिल्कुल आता है, इनसे प्रश्न हर बार आता है, नेट में पूछ लिया जाता है, तो टीजीटी पीजीटी क्यों छोड़ेगा। 14 का जवाब दीजिए कि मुक्तिबोध की कविता चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखा। तो जवाब आया है शमशेर बहादुर सिंह, बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन। 15 नंबर पे आइए और बताइए, यहाँ पे एक विकल्प होना चाहिए था, यहाँ पे पाहुड़ दोहा होगा, इसके बाद आप लोग जवाब दें। डी विकल्प पाहुड़ दोहा है कि किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। रोहित जी नमस्ते, जवाब दीजिए। जवाब आया है डी। तो कड़वक शैली का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, बिल्कुल जिस विकल्प को सुधारा गया है, तो सुधारा इसीलिए गया है क्योंकि यही आपका जवाब है, पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह की रचना है और इसी में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी महापुराण, पौम चर्यु, संदेश रासक, इन तीनों में हुआ है। 16 नंबर का प्रश्न है आपसे कि कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं आता है। हाँ, पाहुड़ दोहा का अर्थ होता है दोहों का उपहार। तो ये प्रश्न 16 नंबर का बहुत बढ़िया है, मैं इस गलती भी पहले करती थी। तो आप बताएंगे कि कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं आता है। शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध और जगदीश गुप्त। तो शमशेर तो आपके आ जाएंगे। नीलम जी नमस्ते, स्वागत है। रामविलास शर्मा तो आपके सर्वश्रेष्ठ मार्क्सवादी आलोचक हैं, ये भी आएंगे। मुक्तिबोध भी आएंगे, लेकिन जगदीश गुप्त न आएंगे।
डी ऑप्शन एकदम सही है, जगदीश गुप्त नहीं आएंगे। 17 नंबर पे आइए और बताइए विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। बिल्कुल नई कविता के वो प्रवर्तक हैं। 17 का जवाब दें। अच्छा, रजनी जी का एक्सीडेंट हो गया। गुरु जी से ज्यादा अनुभव है ऐसा नहीं प्रमोद जी। चलिए 17 का जवाब दें। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जवाब आया अरस्तु। बिल्कुल सही जवाब आया है अरस्तु। 18 पे आइए और बताइए कि व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में कौन शामिल नहीं है। 18 का जवाब दें। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में कौन शामिल नहीं है? भगवती चरण वर्मा, अश्क, अंचल या गोपाल राम गहमरी। तो यहाँ पे जवाब आया है डी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है। गोपाल राम गहमरी ये व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में नहीं आते हैं, ये आपके जासूसी उपन्यासकारों की परंपरा में आते हैं। डी आपने बिल्कुल सही बताया। 19 नंबर पे आइए। 19 में आपको पूछा गया है कि लोकायतन पंथ की रचना है कितने खंडों में है? जवाब दें। पंथ की रचना लोकायतन कितने खंडों में है? 19 का आप सभी जवाब दें। 2, 3, 4, 5 कितने खंडों में है? क्लास आप एक बार शेयर करें सभी के यहाँ, और जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिए। 19 का जवाब आया ए। दोनों खंडों के नाम भी बता दीजिए। हाँ, 2 खंड हैं, 7 सर्ग हैं। बिल्कुल अमित जी। तो 2 खंडों के नाम बताइए आप हमें कि लोकायतन के 2 खंड कौन से हैं। कनक जी गुड इवनिंग। रजनी जी नमस्ते। जवाब आया है कि हाँ, 2 खंड हैं, बाह्य और अंतस चैतन्य। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। 20 पे आ जाइए। 20वां प्रश्न है आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, हाँ, बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? 20 का जवाब देंगे। सुनैना जी नमस्ते। और 20 का जवाब आया है ए, डी। मतलब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हैं। सोना जी नमस्ते। मुझे पता था कि यहाँ आप लोग गलती करेंगे, और देखिए कुछ लोगों ने समझदारी से काम लिया और सही जवाब दिया है 351। वेरी गुड। 351 जिन्होंने बताया है अपने आप को शाबाशी दे लीजिए, बहुत बढ़िया। भारतीय भाषाओं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 351 में, ना कि 43 में। तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसे ध्यान रखें। 21 में आइए। 21 में आपको बताना है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये कथन किसका है कि छायावाद जो है वो प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है? सरोज जी राधे राधे। बिल्कुल, व्यवस्था 51 में ही है। जवाब आया है डी। बिल्कुल सही जवाब आया है। ये जो कथन है महादेवी वर्मा का है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। 22 पे आइए। 22 में आपको बताना है कि जो गुप्त जी की रचना है यशोधरा, इसकी विधा क्या है? 22 का जवाब दें आप सभी। यशोधरा जो गुप्त जी ने लिखा है, इसकी विधा क्या है? गद्य है, पद्य है, चंपू है, या इनमें से कोई नहीं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्यों आवाज नहीं जा रही है?
जिन्होंने बताया सी, बिल्कुल सही बताया। गुप्त जी की जो रचना है यशोधरा, ये चंपू काव्य है। यशोधरा का प्रकाशन वर्ष बताइए। यशोधरा का प्रकाशन वर्ष, नहीं शिल्पा जी 351 ही होगा। भारत जो वहां पे प्रश्न था उसका जवाब 351 ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अनुच्छेद की एक क्लास करा देंगे, ये ठीक है। जवाब आया 1932, बिल्कुल सही आया। यशोधरा 1932 ईस्वी में है। आइए 23 नंबर के प्रश्न। 23 में आपको बताना है कि देव माने जाते हैं रसवादी आलोचक, अलंकारवादी आलोचक, रीतिवादी आलोचक या वक्रोक्तिवादी आलोचक। 23 नंबर के प्रश्न का जवाब दें। सोनी जी गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, लेट हो गया, बिल्कुल आधा घंटा लेट हैं आप लोग। बिनू जी नमस्ते, नितेश जी नमस्ते। जवाब आया है कि देव रसवादी हैं। किसी ने एक दिन प्रश्न भी किया था क्लास में कि देव कैसे आलोचक हैं, तो देव आपके रसवादी आलोचक हैं। 24 पे आइए। 24 में आपको बताना है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि स्वतंत्रता युत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश किस उपन्यास में की गई है। 24 का जवाब दें आप सभी। केशव, केशव रसवादी नहीं है सुशील जी, केशव आपके अलंकारवादी हैं। नगेंद्र रसवादी हैं, देव रसवादी हैं, शुक्ल जी भी रसवादी हैं, लेकिन केशव तो अलंकारवादी हैं ना, वो कैसे रसवादी हो जाएंगे। यहाँ पे जवाब आया है राग दरबारी, और बिल्कुल सही जवाब है राग दरबारी। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष बताइए। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष। जेपी जी हेलो, स्वागत है। तो यहाँ पे अमित जी का जवाब आया, सबसे पहले आया राग दरबारी जो है 1968। राग दरबारी कब है? 1968 में है। आप मुझे बताएंगे कि हुजूर दरबार ये किसका उपन्यास है। झूठा सच आपको पता है, राग दरबारी पता है, अलग अलग वैतरणी पता है। हाँ, 69 में साहित्य मिल चुका था इस पे। आप बताएंगे हुजूर दरबार किसका उपन्यास है। सौरभ जी, रजनी जी नमस्ते। प्रतिभा जी का, अमित जी का जवाब आया गोविंद मिश्र। वेरी गुड, गोविंद नारायण नहीं होंगे रोहित जी, गोविंद मिश्र हैं। हुजूर दरबार उपन्यास उन्हीं का है। आगे आते हैं 25 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास आबिद सूरती का है। 25 का जवाब दे। गोविंद मिश्र को धूल पौधों पे व्यास, सुशील जी जानबूझ के गलती बता रहे हैं क्या आप। 5 आंगनों वाला घर पे गोविंद मिश्र को व्यास मिला है, धूल पौधों पे उनको सरस्वती सम्मान मिला है। 25 का जवाब आया है कि आबिद सूरती का उपन्यास है मेरे पापा की शादी। एकदम सही जवाब है, मेरे पापा की शादी आबिद सूरती का उपन्यास है। आपको बताना है कि गली नंबर 13 ये किसका उपन्यास है, शब्दवध किसका उपन्यास है, और कर्क रेखा किसका उपन्यास है। जवाब दें, चलिए जवाब दीजिए। गली नंबर 13 किसका उपन्यास है। जवाब आया कि गली नंबर 13 जो है वो ज्ञान प्रकाश विवेक का है। सही जवाब, ज्ञान प्रकाश विवेक ने लिखा है गली नंबर 13। और शब्दवध किसका है। मेहरावन जी गुड इवनिंग। शब्दवध बताइए मुझे। शब्दवध जवाब आया है जिनका वीरेंद्र जैन, बिल्कुल सही जवाब है, शब्दवध वीरेंद्र जैन का है। और कर्क रेखा, तो कर्क रेखा शशि प्रभा शास्त्री का उपन्यास है। इस विकल्प से हमारे 4 उपन्यास तैयार हुए। 26 पे आइए। 26 में आपको बताना है कि सितांशु भारद्वाज की औपन्यासिक कृति इनमें से कौन है।
26 का जवाब दें। सितांशु भारद्वाज की औपन्यासिक कृति कौन सी है? पल्ले नहीं पड़ रहा हिंदी। अब जो हिंदी से तैयारी करते होंगे उनका नहीं पल्ले पड़ेगा। चलिए 26 का जवाब आया है ए कि सितांशु भारद्वाज की जो औपन्यासिक कृति है वो फिर वही बेखुदी। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, बताइए मुझे कि तट की खोज, सावधानी से बताएंगे, आज गलती नहीं होना चाहिए। ये तट की खोज बता दीजिए किसका है। चलिए तट की खोज बताइए, ये किसका उपन्यास है? फिर वही बेखुदी तो सितांशु भारद्वाज का है। कंफर्म हो गया हमारा। जवाब आया है हरिशंकर परसाई, और बिल्कुल सही जवाब आया है। किसी ने विष्णु प्रभाकर तो नहीं बताया? कोई बताया है विष्णु प्रभाकर? नहीं। सभी ने आज सही किया है क्योंकि सबको पहले ही सावधान कर दिया गया था। विष्णु प्रभाकर का है तट के बंधन। क्या है? तट के बंधन है। और तट की खोज, तो तट की खोज है परसाई जी का। और शुभ्रा और परम गति किसका है? तो ये जो उपन्यास है भगवान सिंह का है, जिन्होंने लिखा है अपने अपने राम, वही लिखते हैं शुभ्रा और परम गति। 27 पे आइए। 27 नंबर का प्रश्न है, एक कथन है, बताइए किसका है? कि हम लोग जैसा अन्य बातों में अंग्रेजों की नकल करते हैं, उपन्यासों का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पे सीख रहे हैं। 27 का जवाब दें। निर्मला जी नमस्ते, स्वागत है। उमेश जी नमस्ते। 27 का जवाब आया है सी, कि ये जो कथन है बालकृष्ण भट्ट का है। बिल्कुल सही जवाब है। यही कहते हैं कि हम लोग जैसा अन्य बातों में अंग्रेजों की नकल करते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पे सीख रहे हैं। सी एकदम सही जवाब है। 28 में आइए और बताइए जलता हुआ गुलाब। 28 का जवाब दीजिए। जलता हुआ गुलाब किसने लिखा है? रागिनी जी नमस्ते, स्वागत है। मैम ये कथन किसका है? जिससे प्रेम करो उससे विवाह मत करो। अच्छा ये तो कथन अभी मैंने कहीं नहीं पढ़ा, आप पढ़े हो तो बता दें। जलता हुआ गुलाब बताइए। जवाब आया है तरसेम गुजराल। बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन, जलता हुआ गुलाब। अच्छा गोदान से, तो हाँ गोदान से तो हो सकता है। मृदुला गर्ग का होगा, पढ़े नहीं है। चलिए मैं कंफर्म नहीं करती हूँ इस कथन को कि ये कथन किसका है जब तक मैं उसे देख ना लूँ। बाकी आप लोगों का मत जो आप बताएं। तो जलता हुआ गुलाब तरसेम गुजराल का है। डी एकदम करेक्ट आंसर है, जलता हुआ गुलाब। आप मुझे बताएंगे किसी ने लिखा है जलता हुआ रथ। बहुत चर्चित नाटक है जलता हुआ रथ, तो बताएंगे किसका नाटक है जलता हुआ रथ। चलिए जवाब दे मुझे। जलता हुआ गुलाब तो हम लोगों ने देख लिया। जलता हुआ रथ जवाब दीजिए किसका है? यहाँ पे जवाब आया है कि जलता हुआ रथ जो है स्वदेश दीपक का। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। स्वदेश दीपक ने लिखा है जलता हुआ रथ। आगे आते हैं अब अगले प्रश्न पे। इसको तो आप लोगों ने सही कर लिया, बिल्कुल नाटक है। मैंने क्या बताया? नाटक ही तो बताया। चलिए 29 में आइए। 29 में आपको बताना है कि वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाले उपन्यासकार कौन हैं? 29 का जवाब दीजिए। वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाले उपन्यासकार कौन हैं?
जवाब आया है उग्र। उग्र का वन लाइनर अब हम लोग नहीं करते हैं। स्पीड बढ़ा के दोबारा रिपीट कीजिए अर्चना जी, या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब है पांडे बेचन शर्मा उग्र, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तीसरे प्रश्न पे आइए, 30 नंबर। और 30 में बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको बताना कि संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पे लिखा गया हिंदी उपन्यास कौन सा है? चलिए जवाब दीजिए 30 नंबर का कि कौन सा हिंदी उपन्यास है जो संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पे लिखा गया है। तो हमने देखा था अभी परसों नरसोई बाण भट्ट की आत्मकथा 12 बजे। तो बिल्कुल संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पे लिखा गया उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा सही जवाब। 31 पे आइए। 31 में आपको बताना है कि गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी कौन मानता है? 31 का जवाब दें। गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी कौन मानता है? यहाँ पे जवाब आ रहा है सी और बी। सी ज्यादा आ रहा है और सी ही सही जवाब है। यहाँ पे गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी जो मानते हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। बहुत बढ़िया जवाब है सी ऑप्शन। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है? दौड़ना, हंसना, पढ़ना और आना। हम लोग जो 10 मिनट में 50 वन लाइनर के प्रश्न देखते हैं, तो उस क्लास में जो आप लोगों को सुबह मिलती है, तो उसमें हम लोगों ने आज 700 कंप्लीट कर लिया। आप लोगों ने देखा होगा 700 पूरा कर लिया। तो मैंने सोचा है कि 500 प्रश्नों की एक क्लास रखी जाए, वन लाइनर की। क्वेश्चन होगा, आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक? तो आप लोग तैयार हैं उसके लिए? क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है तो अब आपके लिए भी सवाल नहीं रहेगा कि मैम कठिन है वन लाइनर, बिना विकल्प का हम नहीं बता पाएंगे। तो अच्छा, जिन्होंने लिखा है और जो याद किए हैं उनके लिए तो ठीक है, जो खाली टाइम पास किए उन्हीं को दिक्कत होगा। परसों मैं सोच रही हूँ, परसों या नरसों 16 को आप लोग डेट फिक्स कीजिए, टाइम फिक्स कीजिए। 500 प्रश्न वन लाइनर, विकल्प नहीं रहेगा, ठीक? विकल्प की कोई बात भी नहीं करेगा क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ ना। 500 प्रश्न आप लोगों को मैंने दिया है आंसर के साथ, तो आप पढ़े होंगे तो आप बताएंगे और बिल्कुल स्पीड से बताएंगे, ताकि कोई बाहर का देखे तो डर जाए कि क्या पढ़ाई है लोगों की। तो ये तैयार आप लोग करिएगा। जवाब आया है यहाँ पे कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है पढ़ना। बिल्कुल सही जवाब है, पढ़ना हमारी सकर्मक क्रिया है। बाकी दौड़ना, हंसना और आना ये सकर्मक नहीं है। 33 पे आइए। 33 में बताना है कि निम्न में से अकर्मक क्रिया कौन है? अकर्मक क्रिया 33 का जवाब दें। टाइम देखते हैं। समय, बिल्कुल समय मिलेगा। मैं सोच रही हूँ कल परसों 2 दिन आप लोगों को समय दे दिया जाए, और उसके बाद परसों के बाद जो दिन आएगा हो जाएगा। रिजवाना जी 2 दिन का समय दिया जा रहा है, ठीक? हाँ, उसके बाद आप लोगों को 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? तीसरे दिन टेस्ट होगा। 2 दिन में आप लोग तैयार कर लीजिए। आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन बाद तो संडे ही है। चलिए संडे को ही रहेगा। अकर्मक क्रिया कौन सी है? जवाब आया है रोना। बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन। संडे को रहेगा, ठीक? बिल्कुल संडे को, क्योंकि कल होगा नहीं, क्योंकि अभी उसको टाइप करना होगा और परसों मैं खाली नहीं रहूंगी, तो संडे को ही ठीक रहेगा। 34 में बताइए हिंदी में कितने लिंग होते हैं? जवाब दें। हाँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग तैयार करके आइएगा। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, एकदम सही जवाब है 2।
35 में आपको बताना है दिए गए विकल्पों में ज्ञानवती का पुल्लिंग चुनिए। ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होता है? 35 का जवाब दें। ज्ञानवत होता है, ज्ञानवान होता है, ज्ञान युक्त होता है या ज्ञानीय होता है? 35 का जवाब दें। सुंदरिका जी नमस्ते। जवाब आया है बी, बिल्कुल सही जवाब है। ज्ञानवती का पुल्लिंग होगा ज्ञानवान। 36 में आपको बताना है कि अनेकार्थी सब नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ कौन सा है? चलिए 36 का जवाब दीजिए कि नाग का अनेकार्थी क्या होता है? हाथी होता है, मोक्ष होता है, रथ होता है या पारा होता है? 36 का जवाब आ रहा है आप लोगों का ए, कि हाथी होता है। बिल्कुल सही जवाब है। नाग का एक अनेकार्थी हाथी होता है। हाथी पुल्लिंग शब्द है आपका और इसका स्त्रीलिंग हथिनी होता है। आप मुझे बताएंगे नगराज। नगराज किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो बताएंगे कि नगराज किसका पर्यायवाची है। और कोई सब्जेक्ट नहीं जेपी जी, बस हिंदी पढ़ाते हैं। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो नहीं सही रहेगा। जवाब आया है नगराज जो है हिमालय का। एकदम करेक्ट आंसर है हिमालय। बहुत बढ़िया। हिमालय का या पर्वत का? अधिकतर पर्वत का मिलता है और हिमालय का भी मिलता है, दोनों का मिल जाता है, तो हिमालय आप सही मानेंगे। आ जाइए 37 में आपको बताना है, ये भी एक दिन क्लास में किसी ने पूछा था कि लोकोक्ति के बारे में, कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होते हैं मैम। जब हम मुहावरा पढ़ रहे थे तो वहां मैंने बताया था आपको, और देखिए प्रश्न भी बन गया है कि लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 37 का जवाब दें। बस हिंदी, बिल्कुल हिंदी, बस नहीं बहुत है हिंदी। हिंदी में इतनी चीज़ें हैं, नेट का पढ़ो, टीजीटी का पढ़ो, एमपी का पढ़ो, वही पढ़ा ले पूरा बहुत है। इसी में इतना कुछ करना होता है, नहीं हो पाता है। तो 37 का जवाब आया है आप सभी का बी। रजनी जी स्वागत है, कैसी हैं आप? 37 का जवाब बी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया है कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लोकोक्ति आपकी पूर्ण वाक्य होती है, ये गलत दिया है। हमने देखा था ना कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है और यहाँ पे नहीं लगा दिया है, तो ये गलत है। 38 पे आइए। 38 में आपको बताना है असंभव काम करना। असंभव काम करना, इसके लिए मुहावरा चुनिए आप। प्रियंका जी गुड इवनिंग। 38 का जवाब दें। 38 का जवाब आया है ए। बिल्कुल सही जवाब आया है कि आसमान के तारे तोड़ना, इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करना। तो आसमान के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव कार्य करना। 39 पे आइए और बताइए साधु आ रहे हैं। इस वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। आकाश जी नमस्ते, इतनी देर से। दिव्यांशु जी राधे राधे, स्वागत है। 39 का आप लोग जवाब दें। जवाब आया है बी, बिल्कुल सही जवाब आया है कि साधु आ रहे हैं। साधु का वचन क्या होगा? बहुवचन होगा। बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि राष्ट्रभाषा संदेश पत्रिका कहाँ से निकलती थी? 40 का जवाब दें। निर्मला जी, बॉबी जी नमस्ते। राष्ट्रभाषा संदेश पत्रिका कहाँ से निकलती थी? 40 का जवाब ए, सी, बी। ए बी में यहाँ आप लोग बहुत, बी तो बिल्कुल नहीं होगा, ए और सी में तो थोड़ा समझ में आता भी है।
कि कंफ्यूज हैं आप लोग? कुमकुम जी गुड इवनिंग। ए, राष्ट्रभाषा संदेश पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो यहाँ पे जवाब आया है आप सभी का इलाहाबाद, और बिल्कुल सही जवाब आया है, ये पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है आपसे 41 नंबर का। 41 में पूछा गया है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? आसान सा प्रश्न है, बता दीजिए। चलिए 41 का जवाब दें। 41 का जवाब आ रहा है सी। तुलनात्मक आलोचना के जनक हैं पदम सिंह शर्मा, सही जवाब है। बिहारी और साधी आलोचक थे, उन दोनों की तुलना करके तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पदम सिंह शर्मा ने किया है। आप मुझे बताएंगे कि व्यवहारिक आलोचना के जनक कौन है? हिंदी में व्यावहारिक आलोचना के जनक, तुलनात्मक के तो आपके पदम सिंह शर्मा हैं, व्यवहारिक आलोचना के जनक कौन है? जवाब दीजिए। देखते हैं जवाब क्या आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम, सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन है, तो आप सोशल से तैयारी कीजिए। जो सब्जेक्ट है आपका बीए में उसी से तैयारी करेंगे, तो हिंदी से तो आपका रिश्ता ही नहीं है। सी बिल्कुल सही जवाब है। व्यवहारिक आलोचना के जनक बालकृष्ण भट्ट हैं। बहुत बढ़िया। 42 पे आए आप सभी। 42 में आपको बताना है कि साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है। ये कथन किस विद्वान का है? जवाब दें 42 नंबर का, कि साहित्य जो है वो मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है। जितने भी लोग जुड़े हैं क्लास को एक बार आप सभी लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। और 42 का जवाब आया है सी, एकदम सही जवाब आया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 43 पे आइए। 43 में आपको बताना है, बहुत शानदार सा प्रश्न है व्याकरण का, कि उन्नत मना शब्द का अर्थ क्या होगा? 43 का जवाब दीजिए। एक टॉपिक पढ़ें तो एक भूल जाता है। रिवीजन कीजिए उन्नति जी। ठीक, आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको फिर 2-3 दिन बाद फिर रिवीजन करें। ठीक, ऐसे कई दिन के लिए नहीं छोड़ दिया जाता है। बार बार जब लगातार रूप से जल्दी जल्दी पढ़ेंगी ना तो वो नहीं भूलेगा फिर कभी भी। फिर ज्यादा भी गैप देंगी तो वो नहीं भूलेगा। तो जवाब आया है 43 का डी, बिल्कुल सही जवाब है। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ होगा उच्च भाव एवं विचारों से जो युक्त होगा उसे हम कहेंगे उन्नत मना। 44 पे आइए। और 44 में आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में क्या होता है। ये प्रश्न आपके केवीएस में आया है। केवीएस डीएसएसबी ऐसे प्रश्न बनाते रहते हैं। और अगली क्लास होगी 10 बजे। 10 बजे होगी। आप सभी को जुड़ना है सर की क्लास। चलिए अनिल जी नमस्ते, स्वागत है। यहाँ पे जवाब आया है सभी का डी, एकदम सही जवाब आया है कि मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में कौन है? तो वैयक्तिक चिंतन है। वैयक्तिक चिंतन है, डी हमारा सही जवाब है। आ जाइए 45 में आपको बताना है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। ये परिभाषा किसने दी है? मैम जो नया परस्क मतलब मनोरमा जी। मैम जी काव्य शास्त्र के डेली 30 क्वेश्चन। अच्छा जी। 45 का जवाब आया है बी, बिल्कुल सही जवाब आया है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। कौन कहता है? विश्वनाथ कहते हैं, साहित्य दर्पण वाले। तो बी आपने एकदम सही बताया। 46 में आइए और बताइए चंद्रकांति। चंद्रकांति में कौन सा समास है? पुरस्कार वाली,
मनोरमा जी, पुरस्कार की प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसमें जितनी भी रचनाओं पे हाल ही में पुरस्कार मिला है और पुरानी रचनाएं सब करा दिए हैं। आप एक बार देखिए, नहीं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मनोज जी नमस्ते, स्वागत है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हम लिंक आपको भेज देंगे, करा चुके हैं। यहाँ पे आप सभी ने सही किया जिन्होंने बताया बहुब्रीही। चंद्रकांति में बहुब्रीही समास होता है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चंद्रमा की कांति स्पेशल, तो यहाँ पे बहुब्रीही होगा। आ जाइए 47 में बताना है आपको कि विद्यालयम नदी निक्सास अस्ति, तो यहां पे जवाब दीजिए 47 का, इसमें कौन सी विभक्ति है। तो आपको पता है कि जब समया निक्सा आता है तो वहां पे द्वितीय विभक्ति होता है, तो यहाँ पे निक्सा आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, द्वितीय विभक्ति आपका हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, पीजीटी में आया है ये प्रश्न। 48 में बताइए, चलिए आ जाइए यहाँ पे आप लोग। हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी, ये ग्रंथ किसने लिखा है, जवाब दें। हाँ, बीनू जी ने बिल्कुल सही बताया। रजनी जी, इसके लिए आपको माफी नहीं मिलेगी। जितने भी लोग बताए हैं नंद दुलारे वाजपेयी, चौथी बार ये प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रही हूं, और देख लीजिए आप लोग कितने अच्छे हैं, प्रण खाए हैं एकदम कि ना इसको हम सही तो करेंगे नहीं। हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी जिन्होंने सी बताया, बहुत बढ़िया, निर्मला जैन, बिल्कुल सी होगा। उनका हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी कुछ करके है, दूसरा है उनका हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर उठाएंगे, 2023 में आया है ये प्रश्न, और मैं चौथी 5वीं बार करा रही हूं आपको। बिल्कुल आज आपने सही किया, जिन्होंने सही किया मैंने देखा है, आप सभी का जवाब सही था, पर अधिकतर संख्या में 70% लोग इसको गलत किए हैं। तो हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी निर्मला जैन का है, ध्यान देंगे। हाँ, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की है। नहीं, चरण न छुए, आप केवल इसको याद कर ले, कॉपी पे अपनी 10 बार इसको लिखिए, ठीक, तो समझिए आपको माफी मिल गई। जिन्होंने गलती किया वो 10 बार लिखें अपनी कॉपी पे इसको, कि हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी निर्मला जैन। ओके, आगे आइए 49 नंबर। 49 में आपको बताना है पंक्ति, विश्व जन की अर्चना में बाधक नहीं था व्यष्टि का अभिमान। चलिए, अब कभी नहीं होगा, पूछेंगे अभी 3-4 दिन बाद आप लोगों से पूछते हैं। 49 का बताइए, 49 का जवाब आया है ए बी, विश्वजन की अर्चना में बाधक नहीं था व्यष्टि का अभिमान। जवाब आया है बी ऑप्शन, अज्ञेय, और एकदम सही जवाब है बी आपका, बिल्कुल सही है। एजीपी में नेमीचंद जैन दे दिया है, लेकिन वहां पे गलत दिया है, ठीक। ये अज्ञेय की पंक्ति है, विश्वजन की अर्चना में बाधक नहीं था व्यष्टि का अभिमान, बहुत बढ़िया पंक्ति है, नेट में आ गई है। आ जाइए 150 नंबर के प्रश्न में। 150 में आपको बताना है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, इसके लेखक कौन है। वन लाइनर अब नहीं होता है सोना जी, अब हम लोग 50 प्रश्न देखते हैं, केवल वन लाइनर की वीडियोस मिलती हैं, और एक ही दिन 500 वन लाइनर हम लोग देखेंगे, संडे के दिन। अब देखते हैं टाइम क्या होता है, और जो 500 मैं पढ़ाई हूँ वही 700 मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन टेस्ट 500 का रहेगा, फिर अगले 500 का अगले दिन रहेगा। तो बिल्कुल सही जवाब है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, अज्ञेय जी का है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। बी नहीं होगा, राखी जी, बी नहीं होगा, नहीं राखी जी नहीं, सोनी जी ने गलती किया है। बिल्कुल बेनू जी, डाउट वाले प्रश्न डालते ही रहते हैं, मुझे पता है कौन कौन सा प्रश्न कंफ्यूज करता है, कौन गलत होगा, तो सब डालते रहते हैं, आप लोग परेशान ना हो, बस इन प्रश्नों को तैयार करते जाइए, ठीक। कल भी आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी,
4-5 वीडियो आप सभी को मिलेंगी। बिल्कुल क्लास सुपर है वो। और आज आपको भारतेंदु युग के भी कवियों की 2 वीडियो मिली होगी छोटी छोटी। हाँ, सभी लोगों को लाइक करके जाना है। 10 बजे सर की क्लास होगी, आप सभी को तैयार रहना है, सोना नहीं है। खाना वाना खा के 1 घंटा का ब्रेक है, फिर मिलते हैं 10 बजे। हाँ, शुभ रात्रि, धन्यवाद। हाँ, जिन्होंने गलती किया हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी 10-10 बार लिखेंगे, तभी उनको माफी मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सब क्लासें देखनी है, एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। छोटी क्लासें होती हैं पर बहुत अच्छे से आप लोगों के पेपर को ध्यान में रख के बनाई गई होती हैं। चलिए अब इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं 10 बजे सर की क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट। घर का बिल्कुल मेनका जी, खाना हमें भी बनाना होता है, पेट हमारा भी है खाना। चलिए चलिए, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को।